भाग 15। कुछ देर बाद ऋत्विक पानी लेकर कमरे में आता है और आहना को सोफे पर बैठे देख हैरानी भरे स्वर में बोलता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आहना ऋत्विक की तरफ देखती है तो ऋत्विक आगे बोला, क्या हुआ आहना, आप अभी तक साड़ी में ही हैं? आपने चेंज नहीं किया? थक गई हैं या कोई और बात है? ऋत्विक बहुत ही सहजता से आहना के सामने अपनी बात रख रहा था, पर आहना के मन में अभी भी झिझक थी जो कि उसके चेहरे पर साफ उभर कर आ रही थी। ऋत्विक आहना को एक बार फिर देखता है तो इस बार आहना सर नामे हिला देती है और कुछ नहीं बोलती। आहना की बात जानने के लिए ऋत्विक एकटक आहना की तरफ देखने लगता है तो वहीं आहना अपनी नजरें चुराने लगती है। वो लगातार अपनी साड़ी के पल्लू को अपने हाथों में लेकर भींचे जा रही थी। उसे देख ऋत्विक को ऐसा लगा जैसे आहना कुछ कहना चाहती है पर बोल नहीं पा रही, इसलिए वो हौले से उसके पास आया और घुटनों पर बैठते हुए बोला, देखिए जो भी बात है आहना, आप हमें बता सकती हैं, आप सच में परेशान लग रही हैं। ऋत्विक का इतना नरम लहजा देखकर कहीं न कहीं आहना को अंदर ही अंदर हिम्मत मिली और वो ऋत्विक को अपने मन की बात बताने का तय करती है। आहना एक पल उसकी तरफ देखती है तो ऋत्विक सहजता से बोलता है, कहिए भी, हम कोई गैर नहीं है, पति हैं आपके। ऋत्विक की इस बात पर आहना का दिल बेसाख्ता धड़क उठा और वो अपने मन में सारे ख्याल एक तरफ छोड़ उसकी तरफ देखकर बोली, वो क्या आप हमारी मदद कर देंगे? इस बात पर ऋत्विक हामी भर बोला, कहिए। तो आहना हौले से पलकें झुकाकर बोली, वो हमारे ब्लाउज के हुक पीछे हैं, पहले तो हमने जैसे तैसे बंद कर लिए थे पर अभी हमसे खुल नहीं रहे हैं। आहना ये बोलकर तुरंत ही खामोश हो गई। वो इस समय बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। ऋत्विक भी इस बात को समझ पा रहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर शायद आहना और ऋत्विक अभी भी एक दूसरे के लिए अनजान थे। इस बात को महसूस कर ऋत्विक ने हौले से आज पहली बार खुद सामने से आहना के हाथ पर धीमे से अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श पाते ही आहना ने नजरें उठाकर ऋत्विक की आंखों में देखा तो ऋत्विक भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमसे पहले भी तो कह सकती थी, सिर्फ कहने के लिए आप हमारी पत्नी या हम आपके पति नहीं हैं। अब इस रिश्ते पर हमें साथ चलना है तो एक दूसरे को समझने का मौका तो देना होगा ना। जानते हैं शुरुआती समय है, समझने में परेशानी होगी, इसलिए बातों को खुलकर बताना होगा। किसी और से ना सही पर कम से कम आप हमारे सामने अपनी बातें खुलकर कह दीजिएगा, ठीक है ना? ऋत्विक ये सब बातें इतने प्यार और अपनेपन से कहता है कि कहीं ना कहीं आहना के दिल में ऋत्विक की एक जगह गहरी हो जाती है। वो अपलक ऋत्विक को देख रही थी, पर जब एकाएक उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है तो अगले ही पल अपनी नजरें उस पर से हटाकर धीरे से बोली, जी कोशिश करेंगे। आहना के ये लफ्ज सुन ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, हम आपके साथ हैं। न जाने क्यों पर अनायास ही ऋत्विक के इन लफ्जों से आहना के गालों पर सुर्खी छा जाती है और दिल की धड़कन जो पहले ही तेज रफ्तार पर थी बीच में कुछ कुछ बिट्स मिस करने लगती है। पर वो कहीं ना कहीं खुद को संभाल लेती है क्योंकि इससे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन तो आगे थी। आखिर ऋत्विक आहना की मदद करेगा कैसे? शायद ये ऋत्विक का पेशा था चेहरा पढ़ना। उसने बखूबी से आहना के मन के भाव पढ़ लिए और सिचुएशन को देख दबे कदमों से स्विच बोर्ड की तरफ जाकर लाइट ऑफ कर दी। अचानक लाइट बंद हो जाने से आहना घबरा सी गई और तुरंत ही घबराते हुए बोली, क्या हुआ? उसकी बात सुन ऋत्विक हौले से बोला, काम डाउन, हम हेल्प करते हैं। और फिर वो अंधेरे में ही आहना के करीब आकर हौले से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसको पीछे की ओर घुमा देता है। ऋत्विक के हाथों की छुअन अपने इतना करीब महसूस कर आहना की मुट्ठियां कस गई थीं। वहीं ऋत्विक के हाथ भी कांप रहे थे। ये पहली बार था कि वो किसी लड़की को छूने जा रहा था। वो हौले से हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए उसके ब्लाउज के हुक खोलने लगा। जैसे जैसे ऋत्विक हुक खोलते जा रहा था आहना की सांसें धीमी और गहरी होती जा रही थीं। अचानक जब गलती से ऋत्विक का हाथ उसकी पीठ से छू गया तो वो अंदर तक सिहर गई। ऋत्विक ने भी तुरंत अपना हाथ पीछे को खींच लिया और फिर कुछ पल रुक आखिरी हुक भी खोल दिया। हुक खुलते ही ऋत्विक दूसरी तरफ पलट गया और बोला, आहना बाप जाओ चेंज कर लो। ये सुन आहना जो अपनी सांसों को और अपने जज्बातों को रोके खड़ी थी तेज रफ्तार में सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई।
उसके जाने के बाद जब बाथरूम का गेट बंद करने की आवाज आई, तभी ऋत्विक एक गहरी सांस लेता है और फिर जाकर लाइट ऑन करता है। पर अभी जो कुछ भी कुछ देर पहले हुआ था, उसके बाद उसका मन शांत ही नहीं हो रहा था। उसने एक नजर घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। समय को देख वो तुरंत अलमारी से अपने कपड़े लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। कुछ पलों बाद जब वो कमरे में आया तो वो ढीले से ट्राउजर और टी शर्ट में था। आहना अभी भी नहीं आई थी। ये देख वो जाकर बिस्तर पर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में आहना चेंज करके आई। उसने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना था। ऋत्विक की नजर जब उसकी ओर गई तो बस उसी पर ठहर गई कि तभी उसका ध्यान आहना की आवाज सुन टूटा। थैंक यू हेल्प के लिए। इस बात पर ऋत्विक बस मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, इसका मतलब बहुत मुश्किल है कि आप हमारी बात समझेंगी। थैंक यू कहने के लिए मना किया है, फिर भी कह रही हैं, और अपनी मन की बात बताने के लिए कहा है, पर आप बताएंगे नहीं। कोई बात नहीं, हम भी पेशे से लॉयर हैं, और वैसे भी आपका चेहरा पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ये सब खुद में बोल ही रहा था कि तभी आहना की नजदीकी से उसकी तंद्रा टूटी। वो साइड देखता है तो आहना उसके साइड में आकर लेट गई थी। चादर को ओढ़ते हुए वो दूसरी तरफ होकर लेट गई। शायद इस बात की खबर खुद ऋत्विक को भी नहीं थी कि आहना के भोलेपन और मासूमियत की वजह से वो मुस्कुरा उठा था। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया और साइड टेबल से लाइट ऑफ कर दी और अपनी आंखें मूंद ली। अगला दिन रात को सभी लोग देर से सोए थे, पर फिर भी सभी समय से उठ गए। बस जो नहीं उठा था वो था ऋत्विक। आज पहली बार था कि वो लेट हो गया था। रचना जी हर रोज की तरह अपनी पूजा की थाल सजा रही थी, तो वहीं आहना भी उठकर तुलसी के पेड़ में जल अर्पण करने गई हुई थी। कंचन और काव्या दोनों किचन में सभी के लिए उठकर नाश्ता भी बनाने लगी थीं। कुछ ही देर में रचना जी ने मंदिर में सुबह की आरती शुरू की। आहना, कंचन, काव्या, वरुण, विक्रम जी सभी आ गए। पूजा के बाद उन्होंने सबको आरती दी। फिर एकाएक बोली, ये दोनों दोस्त कहाँ पर हैं, ऋत्विक और युवराज? इस सवाल पर रचना जी आहना की तरफ देखने लगी, पर पीछे से काव्या मुस्कुराते हुए बोली, आपके दोनों ही बेटों की गुड मॉर्निंग नहीं हुई है मास्टर अभी तक। दोनों नहीं, सिर्फ एक। मैं टाइम पर हूँ आंटी। युवराज अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोला। उसे देख रचना जी ने उसकी तरफ आरती की तो उसने आरती ले ली। काव्या उसे मुंह बनाकर देख रही थी, तो वहीं युवराज ने उसे आंखों ही आंखों से थप्पड़ मारने का इशारा किया, तो काव्या ने उसे जीभ चिढ़ा दी। दोनों की मस्ती सभी लोग बखूबी देख रहे थे। तभी रचना जी बोली, बस भी करो दोनों अभी, वैसे ऋत्विक सो रहा है, हमें काम था उससे कुछ। उनकी इस बात पर सहसा वरुण, युवराज और आहना एक साथ बोल पड़े, आप हमें कहिए ना मासा, आप हमें कहिए ना आंटी। तीनों का जवाब सुन रचना जी मुस्कुरा दी और फिर विक्रम जी को एक नजर देख बोली, देख रहे हैं सब तैयार हैं। विक्रम जी प्यार से बोले, आप ही के लिए किए गए हैं। क्या आप भी? रचना जी शर्माते हुए बोली, तो बाकी सारे बच्चे भी हौले से मुस्कुरा दिए। उन सबको मुस्कुराते देख रचना जी ने हल्के से डपटते हुए कहा, बस बस मुस्की छाटना बंद करो सब, और आहना बच्चे आप तैयार हो जाइए, आपको पगफेरे की रस्म के लिए अपने घर जाना है। अपने घर जाने की बात सुनते ही आहना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, पर उसने ज्यादा खुशी के भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिए और धीरे से बोली, जी मासा। आहना का जवाब सुन रचना जी बोली, पर हमने सोचा था कि आहना को उसके मायके ऋत्विक छोड़ आएगा, पर क्योंकि वो सो रहा है तो उसे सोने देते हैं। युवराज, वरुण, आप दोनों में से कोई। वो बोल ही रही थी कि इतने में युवराज खुद आगे आते हुए बोला, अरे क्या बात कर दी आपने आंटी, मेरे होते हुए बड़े भाई को क्यों परेशान करूं, मैं चला जाऊंगा भाभी को लेकर। उसको इतना उतावला देख रचना जी हैरान होकर बोली, आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही हो भी, पर खैर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, जाइए फिर फटाफट तैयार हो जाइए। रचना जी के कहते ही युवराज तुरंत मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेर वहाँ से चला जाता है। रचना जी उसे जाते हुए देख अपनी पूजा की थाली वापस मंदिर में रखती हैं और विक्रम जी को देख बोली, सुनिए जरा, आइए ना कुछ बात करनी है। उनकी आवाज में कुछ गंभीरता को देख विक्रम जी तुरंत उनके पीछे चले गए। काव्या ने यहाँ वहाँ देखा, लगभग अपने हिस्से का वो सारा काम निपटा चुकी थी। वो सोच ही रही थी कि अब क्या करें, तभी एकाएक उसका फोन बजा। ये देख उसने तुरंत फोन साइलेंट कर दिया और सबसे बोली, आती हूँ कुछ काम है।
और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब यहाँ सिर्फ कंचन, वरुण और आहना ही बचे थे। आहना के लिए सारे घर परिवार वाले अभी नए थे, तो सभी के चेहरे पर आते जाते भावों को वो हमेशा गौर से देखा करती थी। तभी एकाएक वो बुदबुदाई, जितना अभी तक हम युवराज को जानते हैं, उनको मोस्टली बाहर के काम करने में जोर आता है ना कंचन दी? आहना कंचन की ओर देखकर बोली। तो वहीं उसकी बात पर कंचन बोली, बिल्कुल सही कहा आहू। पता है युवी जब भी यहाँ आता है बस आराम ही करता है। बाहर से कुछ लाना है, किसी को ले जाना है, खुद कहीं जाना है, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। आज पहली बार है कि वो आपको आपके मायके ले जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। पर ऐसा क्यों? आहना जैसे ही बोलती है, कंचन दबे लफ्जों में कहती है, आपके साथ जा रहा है ना, अच्छे से देखिएगा क्या करता है क्या नहीं, और तो और ये भी कि किससे मिलता है किससे नहीं। हमें तो शक हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है जरूर। कंचन की ये बात सुन आहना के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वो अपना सिर झटक कर बोली, जो भी हो ठीक है दीदी, फिर हम तैयार हो जाते हैं, निकलना भी तो है। ये सुन कंचन प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में थाम कर बोली, ध्यान से जाना। इतना बोल कंचन वरुण के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। तो वहीं आहना अपने कमरे की तरफ। आहना और ऋत्विक का कमरा। आहना कमरे में आती है तो देखती है ऋत्विक अभी भी सोया हुआ है, इसलिए वो बिना कोई भी आवाज करे हौले से बस कुछ अपनी जरूरत का सामान ले लेती है और नीचे चली जाती है। नीचे युवराज भी तैयार होकर आ चुका था। आहना एक बार रचना जी और विक्रम जी का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद युवराज के साथ शेखावत हाउस की तरफ चल पड़ती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। युवराज ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, तो वहीं आहना पीछे वाली सीट पर। आहना का सारा ध्यान बस युवराज और उसके चेहरे के आते जाते भावों पर था। उसने गौर किया तो पाया युवराज के गाल लाल थे और वो किसी गाने की धुन पर सीटी बजा रहा था। पर अभी सब कुछ आहना की समझ से बाहर था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेसब्री से कांच से बाहर की तरफ देखते हुए जल्दी से अपने घर पहुंचने का इंतजार करने लगी। आखिर शादी के बाद पगफेरे की रस्म एक लड़की के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि इस बीच एक बार फिर उसे अपने परिवार के साथ कुछ पल रहने का मौका मिलता है, वरना जिंदगी तो बदल ही जाती है। लगभग 1 घंटे बाद आहना गाड़ी से बाहर उतरती है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है कि अचानक वो जो सामने देखती है उसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं युवराज जो मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा था, सामने का नजारा देख स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसने खुद को चिकोटी भी काटी, इस आस में कि जो भी वो सामने देख रहा है झूठ है, पर ऐसा नहीं था। सामने सब कुछ सच था, हकीकत था। भाग 16। आहना गाड़ी से बाहर उतरती है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है कि अचानक वो जो सामने देखती है उसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं युवराज जो मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा था, सामने का नजारा देख स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। उसने खुद को चिकोटी भी काटी, इस आस में कि जो भी वो सामने देख रहा है झूठ है, पर ऐसा था नहीं। सामने सब कुछ सच था, हकीकत था। सामने सुधा किसी शख्स के गले लगी हुई थी, पर जो बात युवराज को और भी ज्यादा परेशान करती है वो ये थी कि आहना जो कि अभी तक खामोश खड़ी थी, एकाएक भागकर जाकर उस शख्स के पास खड़ी हो गई। सुधा और वो शख्स जब आहना को देखते हैं तो अपनी बाहें फैला देते हैं। ये देख आहना भी उनके गले लग गई। शौर्य भाई जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमारी शादी में नहीं आए ना? आहना मुंह फुलाते हुए बोली। तो वहीं शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और प्यार से कहा, आहू नहीं आ पाया, तुझे तो पता है ना, काम के सिलसिले में मुझे हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है। तो अब आपका काम हमसे ज्यादा जरूरी हो गया है ना? जब भी ऐसा होता है कि हमें आपकी जरूरत होती है तभी आप हमारे पास नहीं होते शौर्य भाई, बहुत गलत बात है ये। ये कहते हुए आहना दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है, जिसे देख शौर्य उसके कंधे पर हाथ रखता है। धीरे से उसे अपनी तरफ घुमाकर प्यार से उसके दोनों गालों को अपने हाथ में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ऐसा मत बोल आहू, बेशक तेरी खुशियों में तेरे साथ कभी न खड़ा हूँ, पर तेरी परेशानियों में हमेशा तेरी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, ये तू भी जानती है।
आपको कैसे पता चलेगा हम परेशानी में हैं? आप तो कभी जल्दी से हमारे पास होते ही नहीं, आहना ने कहा, क्योंकि वो अब भी नाराज थी। आहू, आप जानती तो हैं आपके साथ कब क्या होता है क्या नहीं, हमें सब कुछ बखूबी पता होता है। हमारा आना या ना आना अलग बात है, पर हम हैं आपके साथ। शौर्य अपनी बात रख ही रहा होता है कि आहना एक झलक उसको देखती है और फिर सर नामे हिलाकर सुधा का हाथ पकड़ते हुए अंदर जाते समय कहती है, आप तो रहने ही दो शौर्य भाई, दुनिया की सारी दलीलें सामने लाकर रख देंगे, पर एक सॉरी बोलने में आपको पता नहीं क्या जाता है। आहना की बात सुन जहाँ शौर्य को एहसास होता है कि आहना को सॉरी कहकर उसे बात खत्म कर देनी चाहिए थी, वहीं सुधा को शौर्य और आहना के बीच हो रही इस झड़प को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वो बस चुपचाप दोनों को देख रही थी। वहीं आहना बस घर की दहलीज पार कर लगभग अंदर ही चली गई थी कि तभी शौर्य ने आहना का हाथ थाम लिया और तुरंत कहा, सॉरी आहू। ये कह शौर्य एक पल रुकता है और जब आहना उसकी आंखों में देखने लगती है तब वो आगे कहता है, आज तुम्हारे इस भाई का वादा है, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। अब तो मान जाओ प्लीज। शौर्य ने आखिरी लफ्ज बड़े प्यार से कहे थे। उसकी बातों को सुन कहीं न कहीं आहना की आंखें नम हो गईं और उसका दिल भी पसीज गया था। ऐसा होना तो लाजमी था, क्योंकि आहना एक बहुत ही इमोशनल किस्म की लड़की थी, जिसके लिए रिश्ते, नाते, जज्बात बहुत मैटर करते थे। सबके साथ प्यार से रहने वाली इस आहू को बदले में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार और वक्त चाहिए होता है। पर आज शौर्य को देख आहना नाराज हो गई, क्योंकि शौर्य हमेशा से ही कभी भी आहना के किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुआ, चाहे वो उसका बर्थडे हो, चाहे उसकी शादी हो या रिसेप्शन। यहाँ तक कि शौर्य कभी सुधा के साथ भी नहीं रहा। वो मोस्टली कार्तिक जी के कामों की वजह से बाहर ही रहता था। आहना अभी भी शौर्य को एकटक देख रही थी, जिसे देख शौर्य ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, माफ नहीं करेगी अपने भाई को? शौर्य ने ये बात इतने अपनेपन से कही कि इसे सुनते ही आहना की नाराजगी गुम हो गई और वो तुरंत जाकर शौर्य के गले लग उठी, जिसे देख सुधा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं शौर्य आहना के बाल सहलाते हुए बोला, पागल लड़की। वो कुछ देर यूं ही गले लगे रहे, तभी सुधा ने नकली खांसने की एक्टिंग की तो शौर्य ने मुस्कुराकर हौले से अपनी दूसरी बाह भी फैला दी। ऐसा होते ही सुधा भी तुरंत जाकर उसके गले लग गई। पर तभी सुधा की नजर शौर्य के पीछे खड़े युवराज पर पड़ी तो एकाएक उसके दिल की धड़कन बढ़ उठी। पल भर में ही आहना की शादी के दौरान हुई उसकी और युवराज की नोक-झोंक, कैफे में की गई दोनों की मस्ती, सगाई में किया गया दोनों का डांस, हल्दी में खेली गई होली और शादी के दिन छत पर हुई वो बातें किसी फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों के आगे आ गईं, जो उसके लबों पर एक ना जाने वाली मुस्कुराहट छोड़ देने के लिए काफी था। उसे मुस्कुराते देख युवराज के लब भी मुस्कुरा उठे और उसने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया, मानो जैसे कह रहा हो, और मुझे याद किया कि नहीं। उसकी आंखों में उसकी बात को पढ़ अनायास ही सुधा के गाल सुर्ख हो उठे और इस सुर्खी को छुपाने के लिए वो आहना की तरफ अपना रुख कर बोली, जीजू घर पर नहीं थे क्या, जो तो युवराज के साथ आई है? सुधा ने जैसे ही ये कहा, आहना को युवराज का ख्याल आया। वहीं शौर्य हैरानी भरे भाव से सोचने लगा कि आखिर ये युवराज कौन है। सुधा, शौर्य और आहना तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो आहना शौर्य और युवराज को एक दूसरे से मिलवाते हुए बोली, युवी, ये सुधा के बड़े भाई शौर्य हैं, हम भी इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। भाई शादी में नहीं आए थे, इसलिए किसी से मिलना नहीं हो पाया, पर जल्द ही सबसे मिलवा देंगे। और फिर शौर्य को देख बोली, भाई ये युवराज हैं, ऋत्विक जी के दोस्त। कहकर जैसे ही वो शांत होती है, युवराज शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो सर, माई सेल्फ युवराज सिन्हा। युवराज के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाते हुए शौर्य भी प्यार से बोला, हेलो युवराज, माई सेल्फ शौर्य सिन्हा। वो दोनों आगे कुछ बात करने ही वाले थे कि एकाएक आहना की आवाज पर उनका ध्यान जाता है, जो कह रही थी, युवी, शौर्य भाई, सुधा, अब अंदर भी चलें, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे, हम कब से बाहर ही हैं। आहना की इस बात पर सबको एहसास हुआ कि वो सच में काफी देर से बाहर खड़े थे। आहना के अंदर जाते ही पीछे पीछे सुधा, शौर्य और युवराज भी घर के अंदर आ गए। आहना जैसे ही अंदर आती है, सहसा बिल्कुल हैरान हो जाती है, होती भी क्यों ना, पूरा हॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आहना के अंदर आते ही वीर जी, नलिनी जी और पल्लवी, जो कि सोफे के पीछे छुपे हुए थे,
बाहर निकलकर प्यार से एक स्वर में कहते हैं, वेलकम बैक होम आहू। सबका इतना प्यारा जेस्चर देख आहना का दिल ही भर आया। उसकी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। बस अब उनका बहना बचा था। पर जैसे ही एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आया, शौर्य ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाकर कहा, जब देखो रोने का नहीं होता यारू, एटलीस्ट स्माइल कि सब कुछ तेरे लिए ही हुआ है। शौर्य भाई, आहना ने झुंझलाकर कहा, पर अगले ही पल मुस्कुरा दी और तुरंत जाकर नलिनी जी, वीर जी और पल्लवी के गले लग गई। वो तीनों एक साथ गले लगे हुए थे। नलिनी जी ने आहना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? अच्छे है माँ, बस आपकी याद आ रही थी। आहना ने मासूमियत से कहा। माहौल एक बार फिर इमोशनल हो चुका था। ये देख नलिनी जी उससे अलग हुई और बोली, अच्छा जी, इतनी याद आ रही थी कि कल माँ सामने थी, पर फिर भी ज्यादा बात नहीं की है ना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आपको पता है ना, अगर कल बात कर लेते तो फिर वहाँ से माहेश्वरी मेंशन जाना मुश्किल हो जाता, और हमें तो पता भी नहीं था कि पग फेरे की रस्म इतनी जल्दी होगी। वो ये बोल ही रही थी कि वीर जी उसे रोकते हुए बोले, ये रस्म जितनी जल्दी हुई है उतनी ही जल्दी खत्म भी होगी बेटा। कल आपको एक बार फिर वापस माहेश्वरी मेंशन जाना होगा। आखिरी लफ्ज उन्होंने कुछ धीमे कहे थे। ये देख आहना ने प्यार से वीर जी के गाल खींचे और बोली, जाना तो है ही ना पापा, जब तक कुछ मस्ती कर लेते हैं। वैसे भी बहुत कम ही आना जाना होगा अब, इसीलिए समय को रोक कर नहीं मुस्कुरा कर बिताएंगे, है ना? आहना ने आंखों में सवाल लिए नलिनी जी और वीर जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए और एक बार फिर उनके गले वो लग गई। तभी सबका ध्यान पल्लवी की ओर गया, जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए मुस्कुराते हुए आई थी और चहक कर बोली, सो केक टाइम? आहना ने देखा तो हाँ में सर हिला दिया। वहीं पल्लवी ने केक लाकर टेबल पर रखा। आहना ने केक काटा और सबको खिलाया। फिर पल्लवी और सुधा ने सभी लोगों को केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोपहर तक तो सब आहना के पास ही जमघट लगाए बैठे थे। सुधा, जो कि उससे अकेले में बात करना चाहती थी, उसे अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। युवराज भी अब इस परिवार से काफी घुल मिल गया था। उसे एक पल के लिए भी बाहर वाले जैसा महसूस नहीं हुआ। इस समय नलिनी जी, सुधा, पल्लवी और आहना चारों मिलकर खाना बना रही थीं, जो कि थोड़ी ही देर में बन गया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे और खाने की तारीफ करते हुए चटकारे लेकर खाने लगे। खाना खाने के बाद शौर्य युवराज से मिल गेस्ट रूम में आराम करने अपने कमरे में चला गया। तो वहीं सुधा ने सबको देखकर कहा, आप सब भी आराम कर लो, वैसे भी मुझे आहू से कुछ बात करनी है। ये सुन पल्लवी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। नलिनी जी और वीर जी भी अपने कमरे में चले गए। अब यहाँ सिर्फ युवराज ही बचा था, जो आहना को देखकर बोला, अच्छा चलिए भाभी, आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए, मैं कल आता हूँ। ठीक है, पर ध्यान से जाना युवी। और फिर सुधा से, सुधा जा युवी को बाहर तक छोड़ा, जब तक हम अपने कमरे में जा रहे हैं तुम भी फटाफट आ जाओ। आहना की बात सुन सुधा बिना कुछ बोले बस अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा लेती है। तो आहना अपने कमरे की तरफ। सुधा और युवराज दोनों इस समय दहलीज पर ही खड़े थे। एक अलग सी खामोशी दोनों के बीच नुमाया थी, जिसे तोड़ते हुए युवराज ने अपनी निगाह उसकी तरफ करी और प्यार से बोला, क्या बात है, इतनी खामोशी? सच में बदल गई हो या मेरे यहाँ आने का असर है? उसकी इस बात पर सुधा की धड़कनें उससे बगावत कर चली। वो हमेशा इतना खामोश नहीं रहती थी। शायद ये सच में युवराज के यहाँ होने का ही असर था। वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी, पर एकाएक न जाने क्या सोच उसकी तरफ देखकर बोली, इस खामोशी की वजह कुछ और भी हो सकती है। इसे खुद से जोड़ने में इतनी जल्दबाजी मत करो, कुछ चीजें आहिस्ता रहें तो ही अच्छी लगती हैं। उसकी ये बात सुन युवराज एकाएक उसके करीब बढ़ा और अपने लब उसके कान के पास ले जाकर बोला, अगर इस इंतजार के बाद जवाब हाँ हुआ, फिर मैं आहिस्ता जाने के लिए भी तैयार हूँ, पर संभल के, इस रास्ते से वापस मुड़ना मुश्किल होता है। सुधा उसकी इतनी करीबी से अब सिहरने लगी थी। वो लड़खड़ाते लफ्जों में बोली, इस रास्ते पर अभी मैंने कदम नहीं रखे हैं, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, तुम अपनी खैर करो। कहते हुए वो हौले से पीछे को होने को होती है, पर पीछे दरवाजा होने के कारण वो जा नहीं पाती। युवराज उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उससे दूर जाने के लिए अब वो बाईं तरफ देख साइड से निकलने को होती है कि युवराज उसकी बाईं तरफ अपना हाथ रख देता है। वो दाईं तरफ से जाने का सोचती है कि युवराज वहाँ भी अपना हाथ रख देता है
और उसे लगभग अपनी गिरफ्त में कर उसकी आंखों में देखते हुए खुद को उसके चेहरे के बेहद करीब करके बोला, बहुत गलत लगता है तुम्हें। अगर तुम ये सोचती हो कि इस रास्ते पर तुम्हारे पाँव नहीं पड़े हैं, कुछ कदम नहीं पर बड़ी दूर तक का सफर तय कर लिया तुमने, इसे मानना ना मानना तुम पर है। खैर ये छोड़ो। शिद्दत से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए वो आगे बोला, आओ ना मुकाबला इश्क करें, हारे तो आप हमारे, जीते तो हम तुम्हारे। इतना कहकर युवराज पीछे को हट जाता है और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख थपकी देकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। सुधा जो कि उसकी इस हरकत से एकटक उसे ही देख रही थी, उसके जाने के बाद होश में आती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कन को शांत करते हुए आहना के कमरे की तरफ रुक कर दिल ही दिल में कहती है, हे भगवान क्या है ये, और मैं इसके करीब आने पर इतना क्यों घबराने लगती हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा सुधा, इसकी बातों का जवाब देना शुरू कर, नहीं तो पता नहीं ये क्या क्या कहता रहेगा। हाँ यही ठीक रहेगा। खैर चल इस बात को छोड़, अभी आहू से बात करें वरना फिर मौका भी नहीं मिलेगा। सुधा कमरे में आती है तो आहना को बिस्तर के एक तरफ सोए देख हंस पड़ती है। पागल लड़की, ससुराल से मायके सोने आई है। फिर न जाने क्या सोच वो दरवाजा भेड़ देती है और आहना की साइड पर आकर लेट उसके कमर पर अपना हाथ रख एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें मूंद लेती है। शाम का समय। आहना और सुधा की नींद पल्लवी के जगाने से खुली। पल्लवी उन्हें चाय पकौड़े के लिए बुलाने आई थी जो कि नलिनी जी ने बनाए थे। सुधा और आहना दोनों नीचे आती हैं तो देखती हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस समय तो चाय पकौड़े का मजा ही कुछ अलग होता है। जहाँ सब लोग नीचे बैठकर चाय पकौड़े खा रहे थे, सुधा ने आहना और अपनी चाय पकड़ी तो वहीं आहना ने एक प्लेट में पकौड़े भर लिए और वो दोनों तुरंत छत के लिए भाग गईं। दरअसल उनकी छत पर झूला था जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ था, तो बारिश के मौसम में भी बिना बारिश में भीगे वो दोनों बारिश का मजा ले सकती थीं। छत पर आकर वो दोनों भागकर झूले की तरफ जाकर बैठ गईं और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगीं। हाश, बचपन के वो दिन याद आ गए, कितना मजा आता था ना आहू, सुधा ने खुशी से कहा। तो आहना ने प्यार से कहा, हाँ याद है हमें, ये तो हमारा अड्डा था ना, चाहे कुछ बुरा हो तभी भी, चाहे कुछ अच्छा हो तभी भी। आहना बोल ही रही थी कि सुधा बीच में बोल पड़ी, और जब चाय पकौड़े बने तो बारिश का मजा भी। हाँ, सुधा ने कहा। तो आहना पकौड़े की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, अब खाएं भी वरना ठंडे हो जाएंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ले। सुधा चाय का कप आहना की तरफ बढ़ा देती है और वो दोनों साथ में चाय पकौड़े खाते हुए झूला झूलते झूलते बारिश का मजा लेने लगते हैं। कुछ ही देर में जैसे ही सुधा की चाय खत्म होती है वो अपनी जगह से उठ छत के कोने में चली जाती है। उसे जाते देख आहना उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रही है सुधा, बीमार पड़ जाएगी। पर सुधा कहाँ सुनने वाली थी। आहना की तरफ पलट वो बोली, पड़ जाती हूँ तो पड़ जाने दे, तुझे भी तो पता हो मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ कि तेरे प्यार में मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ। सुधा अपनी दोनों बाहें फैलाकर छत के कोने में गोल गोल घूमने लगी। ओ मैडम, बातों को मत घुमाइए, तुम हमसे प्यार करती हो ये हम जानते हैं, पर ये जो बारिश में बीमार पड़ जाने वाला प्यार है ना, ये आप हमसे नहीं बारिश से करती हो, तो हमारे नाम पर ये सब नहीं चलेगा। समझ आ भी रहा है हम क्या कह रहे हैं। आहना की हिदायतें जारी थीं, तभी एकाएक सुधा उसके पास आई और पल भर में आहना को भी बारिश में खींच लिया। पहले तो आहना ने मना किया, पर सुधा के चेहरे पर छाई मासूमियत और जिद देख वो मान गई। दोनों सहेलियां आज बड़े दिनों बाद इस तरह से बच्चों की तरह बारिश के पानी में भीग रही थीं। बारिश भी बराबर से उनका साथ देते हुए जोरों से बरस रही थी। सुधा और आहना ने अपने अपने हाथ आगे कर क्रॉस किए और एक दूसरे का हाथ पकड़ एक तेज रफ्तार में कीकली बनाकर खेलने लगीं। दोनों की चहचहाहट पूरी फिजा में घुल रही थी। चहकते हुए सुधा कुछ बोलने को हुई, अचानक आहना का पैर फिसल गया। अरे अरे संभाल के, सुधा ने आहना को लगभग थामते हुए कहा। ठीक हो, तूने बचा लिया, आहना ने कहा, जिसका घूमते हुए अचानक ही पैर फिसल गया था। पर वो गिरी नहीं। बारिश अब थोड़ी थोड़ी थमने लगी थी, पर सुधा और आहना मानने वालों में से कहाँ थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक बार फिर बारिश का मजा लेने लगे। ठीक तभी जोर की आवाज के साथ छत का दरवाजा खुला और दोनों के चेहरे पर डर के भाव पसर गए।
भाग 17। बारिश अब थोड़ी थोड़ी थमने लगी थी और दोनों के चेहरे पर डर के भाव पसर गए। सामने और कोई नहीं बल्कि नलिनी जी थीं, जिन्हें पल्लवी यहाँ लाई थी। पल्लवी दोनों की तरफ इशारा करके बोली, देखा मम्मा, मैंने कहा था ना, ये दोनों सहेलियां वही बचपन की तरह छत पर बारिश में भीग रही होंगी। आप ही थी जो मेरा यकीन नहीं कर रही थी। हाँ, मैं देख रही हूँ। सुधा, आना, जब आप दोनों को पता है कि आप दोनों को सर्दी लग जाती है, फिर बारिश में क्यों भीगा जा रहा है? नलिनी जी नाराज होते हुए बोली। सुधा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नलिनी जी काफी नाराज लग रही थीं। डर से उसने आहना का हाथ पकड़ लिया। आहना ने जब ये देखा तो वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, ओ माँ, ओ अच्छे। आहना बोल ही रही थी कि अचानक उसे छींक आ गई और एक के बाद एक उसे लगातार 5 छींकें आईं। आज न तो उसकी जुबान उसका साथ दे रही थी, न ही उसका अंतर्मन। आहना की लगातार छींकें देख सुधा ने तो अपना सर ही पीट लिया। वहीं नलिनी जी का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। वो दोनों पर लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, एक पल भी यहाँ नहीं रुकोगी तुम दोनों। तुरंत नीचे जाकर कपड़े बदलो और गर्मा गर्म काढ़ा पियो, चलो। नलिनी जी ने नाराजगी से कहा तो आहना और सुधा जाने के लिए आगे बढ़ी। वहीं पल्लवी अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर हंस पड़ी, जो कि नलिनी जी ने देख लिया। और क्योंकि उनका मूड पहले ही खराब हो चुका था, वो पल्लवी को भी डांटते हुए बोली, और तुम भी नीचे चलो, हंसने की जगह दोनों के लिए काढ़ा बनाओ, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ बाज तो आओगी नहीं तुम पल्लू दोनों के साथ रहने से। और अगर ये बीमार पड़ जाएंगी तो साथ के साथ तुम भी। तो बिना देरी किए फटाफट नीचे चलो सब। मैं भी नीचे आ रही हूँ। अगर मैंने किसी के हाथ में काढ़ा नहीं देखा तो मैं। उसके आगे नलिनी जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पल्लवी क्या, सुधा क्या, आहना तीनों ही फटाफट तेज रफ्तार में नीचे की ओर भाग गईं। पल्लवी को तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो नलिनी जी को बुलाकर ही क्यों लाई। पर जब से आहना यहाँ आई थी तब से सुधा ही उसके साथ चिपकी हुई थी। उसे भी तो आहना से बात करनी थी, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना दोनों को डांट खिला दी जाए। पर सब उल्टा हो गया। पल्लवी, सुधा और आहना तीनों को तेज रफ्तार में सीढ़ियों से नीचे आते देख हॉल में बैठे वीर जी और शौर्य हंस पड़े। वीर जी ने शौर्य को देखकर कहा, लगता है डांट पड़ चुकी है। उनकी इस बात पर शौर्य भी हंस दिया। कुछ ही देर में आहना और सुधा दोनों कपड़े बदल कर आ गए। पल्लवी तीनों के लिए काढ़ा बना चुकी थी। सबसे पहले नलिनी जी ने सुधा के गीले बाल पोंछे, तब तक पल्लवी काढ़ा ले आई और सुधा और आहना को देकर खुद भी एक तरफ बैठकर पीने लगी। अब नलिनी जी आहना के बालों को पोंछ रही थीं। बिखरे बिखरे बालों में आहना बहुत खूबसूरत लग रही थी और साथ ही ये गरम गरम काढ़ा उसे अंदर ही अंदर तक तरोताजा कर रहा था। वो सुबह से ही जब से यहाँ आई थी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। हालांकि उन्हें नलिनी की डांट पड़ी थी, पर अब नलिनी जी उन्हें दुलार भी तो कर रही थी। रात को चारों ने मिलकर खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाना खाया। पल्लवी को अपने कॉलेज का कुछ असाइनमेंट करना था, जिसमें शौर्य उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। काफी देर तक आहना और सुधा ने भी प्रोजेक्ट करने में उसकी मदद की, पर कुछ देर बाद वो दोनों अपने कमरे में भाग गईं। अब सिर्फ शौर्य और पल्लवी ही बचे थे, जो कि हंसी मजाक करते हुए प्रोजेक्ट कर रहे थे। आहना का कमरा। सुधा और आहना दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के सर से सर लगाए बैठी थीं और शांति से बस सामने की दीवार पर लगी अपनी तस्वीर देख रही थीं। तभी एकाएक सुधा बोली, सुधा, तू ठीक है? आहना, बिल्कुल, कोई शक? सुधा, खुश है? आहना, बहुत। सुधा, जीजू कैसे हैं? आहना, अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। इसके आगे सुधा अपना अगला सवाल दागने ही वाली थी कि आहना एक झटके से उठी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यहाँ पर कोई सीबीआई की पूछताछ चल रही है? नहीं ना, तो सवाल बंद करो। और हाँ, तुम ना हमारे ससुराल वालों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं, और ऋत्विक जी भी। बस बात इतनी सी है कि अभी सब कुछ नया है ना हमारे लिए, तो डर लगता है कि अगर हमने कुछ मजाक में बोल दिया तो किसी को बुरा ना लग जाए। शायद कुछ समय में हम सबको जान जाएंगे। पर हाँ, एक बात कहें, वहाँ पर ना काव्या बिल्कुल पल्लवी जैसी है और कंचन दीदी तुम्हारी जैसी। जैसे तुम ऊट पटांग बातें करती रहती हो, वो भी पता नहीं कहाँ से इतनी बातें लाती हैं और मासा के जाते ही शुरू। अभी तक सुधा बहुत प्यार से उसकी बातें सुन रही थी,
पर अचानक आहना के मुंह से मासा सुन सुधा मजाकिया लहजे में उससे बोली, मासा, हाँ क्या बात है, लड़की बड़ी जल्दी ससुराल और मियाँ के रंग में रंग गई तुम तो। क्या बात कर रही है, इसे बेसिक एटिकेट कहते हैं, और अपने यहाँ भी तो ऐसी ही तो बात की जाती है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं बोलते, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। आहना बात बदलते हुए बोली, फिर नई बात क्या है, यही बता दो। सुधा आंखों में शरारत लाते हुए बोली। तो आहना ने उसे घूर कर देखा। वहीं उसकी आंखों की गहराई देख सुधा हंस पड़ी और बोली, तू कभी नहीं बदल सकती ना। मुझे तो लगा था तेरी शादी हो जाएगी तब तू बदल जाएगी, पर ना तो तू बदली, बिल्कुल वैसी है, मेरी आहू और तेरी आंखें भी। हाँ, हम तो नहीं बदले, पर तुम्हारा भरोसा नहीं। इतनी जरूरी चीज तुम कैसे भूल सकती हो सुधा, आहना ने कहा। तो सुधा को जैसे कुछ ख्याल आया, वो झट से बोली, सॉरी, 1 मिनट रुक जा, बस अभी लेकर आई मेरी जान, जाओ फटाफट, आहना ने बेरुखी से कहा। तो सुधा उसे फ्लाइंग किस देते हुए कमरे से बाहर चली गई। चंद पलों में वो एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में 2 कटोरियां थीं, जिसके अंदर आइसक्रीम के 3-3 स्कूप्स थे। आइसक्रीम देखते ही आहना की आंखें चमक उठीं। सुधा जैसे ही बिस्तर पर एक तरफ आई, दोनों ने प्यार से एक दूसरे को देखा और फिर आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। रात काफी देर तक दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और फिर बातें करते करते ही नींद की आगोश में चले गए। दूसरी तरफ पल्लवी तो कब की सो चुकी थी और प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा अब शौर्य पर आ गया। पर शौर्य को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। अगला दिन ऊपर आहना के रूम में पल्लवी दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो देखती है कि सुधा शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी और आहना अभी तक सो रही थी। पल्लवी सुधा के पास जाते हुए बोली, सॉरी सुधा, पर मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अपना बदला जो पूरा करना है। तुम डांटना मत, पर ये जरूरी है। 1 मिनट, तू क्या करने वाली है? सुधा बोल ही रही थी कि पल्लवी जाकर साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाती है और आहना के ऊपर पूरा का पूरा उंडेल देती है। आहना हड़बड़ा कर उठी और अंधाधुंध बोल पड़ी, पल्लू तू तो गई, पिछली बार का बदला। हाँ, बोलकर वो पल्लवी को पकड़ने के लिए उठी तो पल्लवी बहुत दूर भाग जाती है। ये देख एकाएक ही आहना को चक्कर सा आ गया। पल्लवी तुरंत उसके पास भागी। सुधा भी घबराकर उसके करीब बढ़ी और आहना को जगाने की कोशिश करते हुए बोली, आहू आहू क्या हो गया, आहू उठना, आहू सुन तो सही, आहू। सुधा ये बोल ही रही थी कि तभी आहना झट से उठकर हंसते हुए पल्लवी को अपनी तरफ खींच लेती है और पिलो से उसे एक बार मार तेजी से बाहर की तरफ बढ़ जाती है। इस तरफ पल्लवी मुंह बनाकर सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करती है और फिर उसकी तरफ बढ़, आहू दी आज तो आप गए, बोलकर पल्लवी आहना के पीछे भागी, जो कि बालकनी तक जा चुकी थी। दोनों के बीच सुधा सच में घबरा गई, पर वो इस खेल में पीछे कैसे रहती, इसलिए वो भी दोनों के पीछे पीछे चली गई। पकड़ पकड़ पल्लू, क्या हुआ, थक गई? आहना खिलखिलाकर हंसते हुए भाग रही थी। पल्लवी भी उसके पीछे ही थी और सुधा उसके पीछे कि तभी एकाएक सुधा की नजर वहीं पास खड़े ऋत्विक, युवराज और वीर जी पर पड़ी, जो आहना और पल्लवी को ही देख रहे थे। सुधा तो वहीं खड़ी हो गई, पर आहना इस बात से बेखबर नीचे हॉल तक पल्लवी को भगाकर ले आई। वो दोनों सोफे के आमने सामने थे। आहना कभी उस पर एक पिलो उठाकर मारती तो कभी पल्लवी उस पर दूसरा। आहना को पकड़ने के लिए पल्लवी जल्दी से सोफे पर से कूदकर उसके सामने आ गई तो आहना धीमे धीमे कदमों से पीछे की ओर बढ़ने लगी। वहीं पल्लवी भी अब धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। तभी आहना एकाएक किसी शख्स से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आहना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एकाएक जब उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली तो सामने ऋत्विक को देखा और तुरंत दोनों आंखें बड़ी बड़ी कर लीं। ऋत्विक के हाथ आहना के कमर पर आ रहे थे। इस समय वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी नलिनी जी की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। अरे ऋत्विक बेटे, युवराज बेटे, आओ ना। उनकी आवाज सुन ऋत्विक और आहना एक दूसरे से अलग हुए। ऋत्विक नलिनी जी और वीर जी के पैर छूकर बोले, नमस्ते मासा, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, सब खैरियत? वीर जी ने कहा। जी पापा, बस मासा ने कहा तो आहना को लेने आए हैं, ऋत्विक ने स्पष्ट शब्दों में कहा।
आहना के जाने की बात सुन सबके चेहरे उतर गए। पल्लवी भी अब आहना को परेशान करने का इरादा छोड़ चुकी थी। नलिनी जी ने इस बार खुद को संभाल लिया और बेहद प्यार से कहा, आओ जाइए, आप तैयार हो जाइए। और फिर ऋत्विक से बोली, पर बेटे नाश्ता बिना किए जाने नहीं दूंगी मैं। उनकी इस बात पर ऋत्विक मुस्कुरा दिया और वीर जी के साथ ही सोफे पर बैठ गया। युवराज भी उसके साथ ही था, बस उसका ध्यान सुधा पर था। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाकर सुधा को ढूंढने लगा। तभी वहाँ शौर्य आते हुए बोला, क्या ढूंढ रहे हैं आप युवराज? एकाएक शौर्य को सामने देख युवराज ठिठक गया, पर यह भाव वो अपने चेहरे पर आने नहीं देता और मुस्कुराकर बोला, बस आपको ही ढूंढ रहा था। इस पर शौर्य भी मुस्कुरा दिया और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब शौर्य ऋत्विक के सामने आता है और हाथ बढ़ाकर बोला, हाय शौर्य सिन्हा, सुधा का बड़ा भाई, माफ कीजिएगा शादी में शामिल नहीं हो पाए। ये सुन ऋत्विक भी शौर्य से हाथ मिलाकर बोला, जी हम ऋत्विक माहेश्वरी, कोई बात नहीं, शादी में ना सही पर आप जिंदगी में शामिल तो हैं। उसकी इस बात पर शौर्य ऋत्विक को गौर से देखने लगा और फिर मुस्कुराकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में ही सब थोड़े कंफर्टेबल हो गए और यहाँ वहाँ की बात करने लगे। कुछ देर बाद आहना, पल्लवी और सुधा तीनों साथ में आते हैं। कुछ देर सभी के साथ बैठकर बातें करने के बाद वो लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। नाश्ते में आहना का फेवरेट पोहा बना था, जिसे देखते ही उसके लब मुस्कुरा दिए। वो मस्त मगन होकर अपनी चाय पीते हुए पोहा खा रही थी। सारी दीन दुनिया को भूल ऋत्विक की नजर तो उस पर ही थी, पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें आहना पर से हटा लीं और अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के कुछ देर बाद ऋत्विक उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, माँ अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, घर पर सब राह देख रहे होंगे। जब युवराज और आहना के कानों में ये शब्द पड़े तो दोनों का मन किया कि अभी के अभी जाकर ऋत्विक का सर फोड़ दें, पर कर क्या सकते थे। ऋत्विक के कहने पर नलिनी जी ने भी अपने दिल पर पत्थर रख जाने की इजाजत दे दी। सबने विदा ली और आकर गाड़ी में बैठ गए और एक बार फिर सफर चल पड़ा माहेश्वरी मेंशन की तरफ। युवराज आगे बैठा था पर सुधा के ख्याल में गुम। आज उसे सुधा से बात करने का मौका ही नहीं मिला, पर कम से कम उसे देख तो लिया था, यही बहुत था। ऋत्विक अपने फोन में कुछ कर रहा था, पर अचानक ही उसे उसके कंधे पर कुछ भार महसूस हुआ। उसने देखा तो पाया आहना उसके कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। ये देख न जाने क्यों पर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी ही देर में वो लोग माहेश्वरी मेंशन पहुंच गए। युवराज गाड़ी से निकलकर बाहर उतरा। इस तरफ ऋत्विक आहना को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं रही थी। उसे जगाने के लिए जैसे ही ऋत्विक ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो धीरे से बुदबुदाया, ये क्या, इनका शरीर तो तप रहा है। भाग 18। ये देख न जाने क्यों पर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी ही देर में वो लोग माहेश्वरी मेंशन पहुंच गए। युवराज गाड़ी से निकलकर बाहर उतरा। इस तरफ ऋत्विक आहना को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं रही थी। उसे जगाने के लिए जैसे ही ऋत्विक ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो धीरे से बुदबुदाया, ये क्या, इनका शरीर तो तप रहा है। युवराज आगे बढ़ चुका था। वहीं ऋत्विक ने आहना को बैक सीट पर अच्छे से लेटाया और फिर आगे आकर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर काका आप जाइए, हमें कुछ अर्जेंट काम है तो हम वहां जा रहे हैं। जी ठीक है, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी से बाहर आ गया। तो ऋत्विक तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को घुमाकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। युवराज जो कि आगे जा रहा था, एकाएक पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ ड्राइवर के सिवाय कोई नहीं था। युवराज फटाफट ड्राइवर के पास आया और बोला, क्या हुआ काका, रिकी कहीं गया है क्या? साहब ने कहा कि कुछ जरूरी काम है तो वो वहाँ जा रहे हैं। इतना बोलकर ड्राइवर खामोश हो गया तो युवराज ने उसे जाने का इशारा कर दिया और ड्राइवर दूसरी तरफ चला गया। ड्राइवर के जाते ही युवराज ने अपना फोन निकाला और तुरंत ऋत्विक को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ ऋत्विक ने भी पहले ही रिंग में फोन उठा लिया। हेलो भाई, कहाँ चला गया तू अचानक से?
मुझे कुछ बताया भी नहीं, क्या हो गया? युवराज परेशान सा बोला। तो दूसरी तरफ से ऋत्विक बात समझाते हुए बोला, कुछ नहीं, आना का शरीर तप रहा है, इसलिए सिटी लाइफ हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। घर में सबको बता देना और कहना कि टेंशन ना लें, हम वहाँ पहुँचते ही कॉल करके बताते हैं जैसा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना अपना भी और भाभी का भी। अगर कुछ हो तो कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, युवराज ने कहा। तो ऋत्विक बोला, बाय। बाय बोलकर युवराज ने फोन काट दिया और एक गहरी सांस लेकर माहेश्वरी मेंशन की तरफ बढ़ गया। माहेश्वरी मेंशन। युवराज के अंदर आते ही सबके चेहरे चमक उठे। सब लोग इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए किसी को ढूंढने लगे। रचना जी के हाथ में आरती की थाल थी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं दिखा। तो वो बोली, युवी, रिकी और आना कहाँ है? वो नहीं आए क्या? रचना जी की बात पर युवराज समझदारी से बोला, आंटी वो अभी रिकी से बात हुई, भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वो लोग सिटी लाइफ हॉस्पिटल गए हैं। ऐसे अचानक क्या हुआ आना को? कल तो बिल्कुल ठीक थी, रचना जी ने पूछा। तो युवराज बोला, रिकी कह रहा था शरीर तप रहा है भाभी का, तो शायद बुखार होगा। बाकी पूरी बात तो उसने कहा वो थोड़ी देर में बताएगा। आहना की तबीयत खराब होने की बात सुन रचना जी के चेहरे पर काफी परेशानी के भाव आ गए। कंचन भी कुछ परेशान लग रही थी, पर उसने इस समय ज्यादा कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। बस वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि आहना ठीक हो। वहीं रचना जी ने विक्रम जी को देखकर कहा, जी सुनिए, ऐसा करें हम भी हॉस्पिटल चलें आहना को देखने, हमारा मन नहीं मान रहा। रचना जी की इस बात पर विक्रम जी ने सहजता से कहा, आप आइए हम गाड़ी निकलवाते हैं। जी, रचना जी ने कहा और मंदिर की तरफ बढ़ गईं। वहीं विक्रम जी सीधा बाहर चले गए। युवराज उन्हें रोकना चाहता था पर क्या बोलता, बात उनके बच्चों की थी। कौन ही माँ बाप ऐसा कुछ सुनकर शांति से घर में बैठेंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रचना जी ने आरती की थाल मंदिर में रखी, हाथ जोड़े और कंचन को ध्यान रखने का बोलकर बाहर चली गईं, जहां विक्रम जी गाड़ी में उनका इंतजार कर रहे थे, सिटी लाइफ हॉस्पिटल। ऋत्विक आहना को जगाने की कोशिश करता है पर वो उठ ही नहीं रही थी, इसलिए समय को बर्बाद न करते हुए उसने तुरंत आहना को गोद में उठाया और अंदर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में आहना इमरजेंसी वार्ड में थी, जहां 2 डॉक्टर्स उसे एग्जामिन करने के लिए बस अभी अभी अंदर वार्ड में गए थे। वहीं ऋत्विक परेशान सा बाहर बैठा था। 10 मिनट बाद आहना को टेस्ट करने के बाद दोनों डॉक्टर्स बाहर आए। उन्हें देख ऋत्विक सहजता से उनकी तरफ बढ़ा। तो पहले डॉक्टर ने ऋत्विक को सारी बात बताते हुए कहा, देखिए मिस्टर माहेश्वरी, परेशान होने या चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मिसेस माहेश्वरी की सारी कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल है, बस उनका फीवर काफी हाई है। फीवर सर पर चढ़ गया था, इस वजह से बेहोश हो गयी। शायद कुछ ठंडा खाने या ज्यादा देर पानी में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। हमने उन्हें अभी इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी कमजोरी हुई है उन्हें, इसलिए नर्स ड्रिप लगा रही है। बाकी की डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। और हाँ, ये लिस्ट है दवाइयों की, ये आप जाकर नर्स से ले लीजिए, हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। अगर उनकी कंडीशन आगे भी नॉर्मल रही तो शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। डॉक्टर्स के जाने के बाद ऋत्विक ने वार्ड के गेट से अंदर देखा तो एक नर्स आहना के हाथ पर ड्रिप लगा रही थी। न जाने क्यों पर आहना को ऐसे देख उसे महसूस हुआ जैसे वो खुद तकलीफ में हो। उसे देखते हुए वो एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, इट विल सून। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट की तरफ देखा और दवाइयां लेने जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, नजर रचना जी और विक्रम जी पर गई, जो कि परेशानी भरे भाव से उसी की तरफ आ रहे थे। उन दोनों की नजर भी ऋत्विक पर गई। ऋत्विक तुरंत उनके पास आकर बोला, माँ साहब, बाबा साहब आप यहाँ? ऋत्विक की बात पर विक्रम जी सहजता से बोले, जी, यूवी से आना के बारे में पता चला, सब ठीक है? जी बाबा साहब, डॉक्टर से बात हुई अभी हमारी, उन्होंने कहा कि फीवर काफी ज्यादा हाई हो गया था और सर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से कमजोरी हो गई और वो बेहोश हो गई। अभी नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही हैं, आपको बाहर ही वेट करना होगा, वो वहाँ उस वार्ड में है। रूम की तरफ इशारा करके वो बोला, आप जाइए उनके पास, हम दवाइयाँ लेकर आते हैं, ऋत्विक ने कहा। तो विक्रम जी ने हामी भर दी। रचना जी और वो दोनों वार्ड की तरफ बढ़ गए। तो ऋत्विक स्टोर की तरफ। वार्ड के बाहर, पता नहीं कैसी होगी हमारी बच्ची, रचना जी बुझी आवाज में बोली। तो विक्रम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा।
बच्ची का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत नाजुक है। वीर जी ने बताया था ना, अभी कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, शायद इसी वजह से ज्यादा कमजोरी आ गई हो। घर चलिए बैठकर इंतजार करते हैं। उनके कहने पर रचना जी वहीं लगे बेंच पर एक तरफ बैठ गईं। कुछ ही देर में ऋत्विक दवाइयां ले आया। उसने उन्हें अंदर नर्स को दिया और बाहर रचना जी के पास बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद नर्स वार्ड से बाहर आई और ऋत्विक को देखकर बोली, पेशेंट को होश आ गया है सर, आप लोग जाकर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सभी चैन की सांस लेते हैं। रचना जी मन ही मन माता रानी का धन्यवाद कर ऋत्विक और विक्रम जी के साथ अंदर वार्ड में चली जाती हैं। किसी को महसूस कर आहना अपनी पलकें उठाकर देखती है। उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी, शरीर में थोड़ी कमजोरी थी। सबको देख वो उठने को हुई पर उठ नहीं पाई। ये देख रचना जी नम आंखों से आगे बढ़ी और उसे सहारा देकर बैठा दिया। आहना उन्हें ही देख रही थी। रचना जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, अब कैसा फील कर रही हो आहना आप? और अचानक से आपकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? कल जब बात की थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थी। उनकी इस बात पर आहना धीमे से बोली, मासा वो बोल ही रही थी कि तभी विक्रम जी आगे आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, कुछ एक्सप्लेन मत करिए बेटा, बस आप रेस्ट कीजिए, गेट वेल सून। विक्रम जी की इस बात पर आहना बस पलकें झुकाकर हामी भर देती है। अब आहना ने हौले से पलकें उठाकर सामने खड़े ऋत्विक की ओर देखा, जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर उसकी आंखें नम थीं, जो कि आहना ने देख ली थीं। माहौल अब काफी शांत हो चुका था, जिसे भांपकर विक्रम जी ने ऋत्विक को देख शांति से कहा, अच्छा ऋत्विक, आप आहना का ध्यान रखिए, हम और आपकी मासा घर के लिए निकलते हैं। अगर कुछ जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जी बाबा साहब, आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, ऋत्विक ने कहा। तो विक्रम जी बाहर की तरफ चले गए। रचना जी ने प्यार से आहना के सर पर हाथ फेरा और वो भी बाहर की तरफ बढ़ गईं। तो ऋत्विक भी बाहर तक उन्हें छोड़ने के लिए गया। कुछ ही देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आहना पानी का ग्लास उठाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ वहां नहीं पहुंच पा रहा था। ये देख ऋत्विक तुरंत उसके पास गया। उसने पानी का ग्लास उठाया और हौले से आहना को पानी पिलाकर ग्लास साइड में रख दिया और आहना को एक झलक देखते हुए वहीं पास में बैठ गया। दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी थी। ऋत्विक को शिकायत करनी थी, परवाह दिखानी थी, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। आहना भी ऋत्विक से बात तो करना चाहती थी, पर शुरू कैसे करे, कहाँ से करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने बस हौले से अपनी पलकें मूंद लीं और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। हॉस्पिटल, शाम 6 बजे। इंजेक्शन की वजह से आहना का बुखार काफी कम हो गया था। अब वो काफी बेहतर और फ्रेश महसूस कर रही थी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ऋत्विक आहना को डिस्चार्ज करवा लेता है। वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वो अंदर आने का इशारा करता है, तो ऋत्विक और आहना बैक सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी में इस समय खामोशी पसरी हुई थी, जिसे भंग करने का काम युवराज कर रहा था। कुछ न कुछ बातों में फाइनली ये सफर खत्म हुआ और वो लोग माहेश्वरी मेंशन पहुंच गए। ऋत्विक का सहारा लिए हुए आहना दरवाजे पर आ गई तो सामने रचना जी आरती की थाल लिए खड़ी थीं। वो प्यार से आहना की आरती उतारती हैं। उसके बाद आहना ऋत्विक और युवराज के साथ अंदर बढ़ जाती है, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग आहना का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। वैसे तो आहना पूरी तरह ठीक थी, बस थोड़ी बहुत कमजोरी थी, लेकिन विक्रम जी और रचना जी दोनों ने उसे सख्ती के साथ सिर्फ आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही थी। आहना के कहने पर किसी ने भी ये बात शेखावत हाउस में नहीं बताई थी। काव्या और कंचन तो हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। वहीं ऋत्विक इस बीच आहना की दवाइयों का पूरा ध्यान रख रहा था। आहना की देखभाल और बाकी सब छोटे मोटे कामों में ये 1 हफ्ता बहुत ही मशक्कत भरा गुजरा, पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आहना पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऋत्विक और विक्रम जी एक केस के सिलसिले में कोर्ट गए थे। कंचन काव्या के साथ मार्केट गई थी। हॉल में इस समय रचना जी और आहना ही थे। आहना रचना जी की मटर छीलने में मदद करवा रही थी। तभी अचानक रचना जी का फोन बज उठा।
उन्होंने फोन देखा तो उस पर नाम फ्लैश हुआ, मासा। ये देखते ही रचना जी के चेहरे पर डर के भाव आ गए, पर उन्होंने तुरंत ही फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, थे लोग इतना बड़ा हो गया कि छोरा रो ब्याह कर दिया, लेकिन माँ ने खबर तक नहीं। क्यों कि थाने इतनी बड़ी बात माँ ने बताना जरूरी नहीं समझी के? भाग 19। अरुंधति जी की इतनी कड़क आवाज सुन रचना जी के हाथ, जो इस समय मटर पर थे, अचानक रुक गए। वो दोनों हाथों से अपने फोन को थाम लेती हैं और एक लड़खड़ाती आवाज में कहती हैं, अब ना, नहीं मासा, ऐसा कुछ भी नहीं है।